वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर दैट इज 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमुलर फिल्ट्रेट इट रीअब्सॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता हो और कितना होता हो, कम से कम 70 से 80% होता हो। और फ्रॉम द ग्लोमुलर फिल्ट्रेट मीन्स जो ग्लोमुलर से फिल्ट्रेशन हुआ है, कौन सा नेफ्रॉन का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब होता हो। पहला ऑप्शन दिया पीसीटी, पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा ऑप्शन दिया है डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तीसरा ऑप्शन है असेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले और चौथा ऑप्शन है डीसीटी दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है कम से कम 70 से 80%। किसके अंदर होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सबसे ज्यादा पीसीटी में होता है, फिर डीसीटी में होता है उसके बाद, और फिर लूप ऑफ हेनले में होता है। बट सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है? पीसीटी के अंदर होता है, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमोडायलिसिस help in the partial patient having। हीमोडायलिसिस जो है हीमोडायलिसिस टेक्निक होती है, कौन से पेशेंट में यूज की जाती है? मींस किस टाइप के पेशेंट में हीमोडायलिसिस टेक्निक का यूज किया था? पहला ऑप्शन है यूरेमिया, दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है डायबिटीज, चौथा ऑप्शन है ग्वाइटर। हीमोडायलिसिस का यूज किया जाता है ऐसे पेशेंट में जिसके अंदर यूरेमिया होता है। यूरेमिया क्या होता है? जब हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती, मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी मींस किडनी जब प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करती है, तब क्या होता है? यूरिया के साथ साथ ब्लड का भी सिक्रीशन होता है। यूरिया ब्लड जो है ये दोनों जो है यूरिन से सिक्रीट होते हैं, मींस यूरिन से जो है ब्लड का भी सिक्रीशन हो रहा है। इस डिजीज को बोला जाता है यूरेमिया बोला जाता है। तो हेमोडायलिसिस का यूज किस में किया था? यूरेमिया में किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोडोसाइट आर प्रेजेंट इन। पोडोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पोडोसाइट क्या होता है? पोडोसाइट एक छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। छोटा छोटा क्या होता है? पोर्स होता है, जो कि वुमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है और इसे जो है फिल्ट्रेशन स्लिट भी बोला जाता है। करता क्या? ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है क्या वो एफरेंट आर्ट्रियोल में प्रेजेंट होता है, या फिर इफरेंट आर्ट्रियोल में प्रेजेंट होता है, या फिर पेरिट्यूलर कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है, या फिर वुमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। पोडोसाइट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वुमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्लड सेल whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। blood cell, ऐसा कौन सा हमारी बॉडी का ब्लड सेल है जिसके लॉस होने की वजह से मींस अगर उसके नंबर हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी। मींस अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लग गई तो उससे क्या होता है? कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होती है। तो उस ब्लड सेल का नाम बताना है। सबने सुना होगा जैसे किसी कभी चोट लग जाती है तो क्या होता है? बोलते हैं कि आपकी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स के नंबर्स क्या है? बहुत कम है। प्लेटलेट्स की कमी है आपकी बॉडी में, तभी जो है प्रॉपरली जो है ब्लीड क्लॉटिंग नहीं हो रही है। तो किसकी कमी की वजह से होता है? प्लेटलेट्स की कमी की वजह से क्या होता है? अगर हमें जरा से भी चोट लग गई तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहती, मींस कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती, ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होती। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया न्यूट्रोफिल, दूसरा है इरिथ्रोसाइट, तीसरा है थ्रोम्बोसाइट, चौथा है ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को और क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्मोनरी वेन आर दोस व्हिच। पल्मोनरी वेन जो है किस टाइप के ब्लड को कैरी करता है, कहां से कहां तक ये कैरी करता है? पहला ऑप्शन है क्या वो कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, कहां से? लंग से हार्ट में लेके जाता है, या फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे लंग से हार्ट में लेके जाता है, या फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग में लेके जाता है, या फिर वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को जो है कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आता है। हमारा लंग क्या करता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। लंग में क्या होता है? ब्लड और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिक्स होते हैं। ऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है?
ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कहाँ से, लंग से, किस में लेके आता है, हमारे हार्ट में लेके आता है। तो पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है, दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और ब्रांचेस इज कॉल्ड। जब लीव्स का अरेंजमेंट प्रॉपर वे में किस पे किया जाता है, स्टेम पे किया जाता है, और ब्रांचेस में जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या उसे वेनिएशन कहते हैं, या फिर वर्नेशन कहते हैं, या फिर इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, या फिर फाइलोटैक्सी कहते हैं। पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, फाइलोटैक्सी में, कि जब लीव का अरेंजमेंट प्रॉपरली जो है स्टेम और ब्रांचेस में होता है उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, फाइलोटैक्सी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेमेन अटैच्ड टू पेटल्स आर। जब स्टेमेन और पेटल्स दोनों एक दूसरे से, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनका स्टेमेन और पेटल एक दूसरे से अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या उसे इपीपेटलस कहते हैं, या फिर उसे इपीफाइलस कहते हैं, या फिर इपीसेप्लस कहते हैं, या फिर सब कहते हैं। जब स्टेमेन पेटल से अटैच होता है उसे क्या बोला जाता है, इपीपेटलस। क्या बोलते हैं, इपीपेटलस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when gynoecium are present in the topmost position of thalamus, the ovary is known as। थैलमस जो है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सा, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड इपीगाइनस। तो जब गाइनोसियम टॉप पोजीशन पे, मींस उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट टॉप पोजीशन में प्रेजेंट होता है, बाकी सारे पार्ट लोअर पोजीशन में प्रेजेंट होते, उसे क्या बोलते हैं, इस टाइप के थैलमस को बोला था हाइपोगाइनस। क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस की ओवरी कैसी होती है, अब टॉप पोजीशन पे है तो कोई जो टॉप होती है तो उसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं। तो इसकी ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है। क्या वो मोनेरा में प्रेजेंट होता है, या फिर प्लांटे में प्रेजेंट होता है, या फिर फंगी में प्रेजेंट होता है, या फिर एनिमेलिया में प्रेजेंट होगा। जहां पे यू बैक्टीरिया के बारे में दिया गया वहां पे नीचे दिखा गया है कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं जो क्या करती हैं, किसी भी सब्सटेंस को दोबारा से रिसाइकल करती है। तभी तो हमारे इस इकोसिस्टम से कोई भी न्यूट्रिएंट की क्वालिटी कम नहीं हो रही, मींस खत्म नहीं हो रही है, रिसाइकल होती रहती है वो। और रिसाइकलिंग का काम किस में होता है, कौन से किंगडम में होता है, किंगडम मोनेरा में होता है। और अगर उसके क्लासेस की बात की जाए तो 2 क्लासेस को क्लासिफाई किया गया मोनेरा को, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया से वो बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी किस में होता है, मोनेरा में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट इन सब से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज, क्या प्लाज्मोडियम उसके पास होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस के पास भी होता है, क्लाइमेटोमोनास के पास भी होता है, बट स्ट्रेप्टोकोकस के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं प्रेजेंट होता है। एब्सेंट किसके पास होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के पास। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड रिजर्व इन रूडोफाइटा इज। रूडोफाइटा में फूड जो है किसके फॉर्म में रिजर्व होता है। पहला ऑप्शन है, क्या वो फोलिडिन स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व होता है, या फिर मैनिट्रोल के फॉर्म में रिजर्व होता है, या फिर ल्यूकोसिन के फॉर्म में रिजर्व होता है, या फिर इन सब के फॉर्म में रिजर्व होता है। फूड जो है रिजर्व होता है रूडोफाइटा में, किसके फॉर्म में रिजर्व होता है, फोलिडिन स्टार्च के फॉर्म में। रूडोफाइटा को क्या बोला जाता है, कॉमनली रेड एल्गी। और रेड एल्गी में फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है, फोलिडिन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पिगमेंट इज फाउंड इन फियोफाइसी। कौन सा पिगमेंट, इन सब में से ऐसा कौन सा पिगमेंट जो फियोफाइसी के पास प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन, या फिर क्लोरोफिल ए, डी और वाइल्वोक्सिथिम, या फिर बीटा कैरोटीन और फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है, या फिर इन सब में से कोई नहीं प्रेजेंट होता है।
पिगमेंट प्रेजेंट होता है किसके पास, फियोफाइसी के पास, दैट इज क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन। तो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ये दोनों जो है प्लांट किंगडम से है। किससे है, प्लांट किंगडम से पूछे गए हैं। तो प्लांट किंगडम से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, पिगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और किसके फॉर्म में फूड स्टोर होता है, जो 3 टाइप ऑफ एल्गी दी गई है बुक में। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉमन टू ऑल एल्गी, ऐसा कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो सभी एल्गी में कॉमन होता है। पहला ऑप्शन है क्या क्लोरोफिल बी और कैरोटीन होता है, या फिर क्लोरोफिल ए और बी, और या तो फिर जो है क्लोरोफिल ए और कैरोटीन, या फिर क्लोरोफिल और जैंथोफिल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि सभी एल्गी में कॉमन होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और कैरोटीन। ये जो है सभी एल्गी में प्रेजेंट होता है, चाहे जिस टाइप मींस फोटोसिंथेटिक एल्गी में ही प्रेजेंट होगा। सभी प्रकार की फोटोसिंथेटिक एल्गी में जो है क्लोरोफिल ए और कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विटेकर किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उनका जो दूसरा क्लासिफिकेशन था दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने किस टाइप की स्पीसीज को रखा था। पहला ऑप्शन है क्या उन्होंने प्रोक्रियोट्स को रखा था, या फिर यूनिसेलर यूक्रियोट्स को रखा था, या फिर स्लाइमोड और प्रोटोजोआ को रखा था, या फिर मल्टीसेलर एंड यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा था। विटेकर ने प्रोटिस्टा के अंदर जितनी भी स्पीसीज यूनिसेलर होती हैं, मीन्स जो एक सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, और यूक्रियोटिक होती है, उन सभी को जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा था। किस टाइप की स्पीसीज को, यूनिसेलर होनी चाहिए और यूक्रियोटिक होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटिंग मोस्ट एक्टिवली इन नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर आर। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है और वो जो है नाइट्रोजन साइकिल के साइक्लिंग में मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके रिसाइकिल में। बैक्टीरिया, या फिर लेग्यूम्स, या फिर पैरासाइट एल्गी, या फिर फंगी। बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, नाइट्रोजन साइकिल के फिक्सेशन में। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, नाइट्रोजन साइकिल की रिसाइक्लिंग में। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the only group of organism capable of using inorganic compound as a source of energy। ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करता है किसके पर्पस के लिए, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। अब फंगी यूज करता है, या फिर केमोऑटोट्रॉप्स करता है, या फिर ये दोनों करते हैं, या फिर इन समझ से कोई नहीं करता। केमोऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जो केमिकल की हेल्प से मीन्स उनकी बॉडी के अंदर जब फूड का प्रिपरेशन होगा, फूड प्रिपेयर होगा तो किसी ना किसी रिएक्शन की वजह से होगा। तो इन ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कौन करता है, जितने भी स्पीसीज फूड को प्रिपेयर करते, फूड इनटेक करते बाय द हेल्प ऑफ केमोऑटोट्रॉप्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीसीज को किसके बेस पे क्लासिफाई करता है। पहला ऑप्शन है क्या एक से ज्यादा कैरेक्टर के बेस पे करता है, या फिर फाइलोजेनेटिक ट्रेंड के बेस पे करता है, या फिर ऐसे स्पीसीज मेनी नेचुरली एग्जिस्टिंग कैरेक्टर मीन्स जितनी भी स्पीसीज नेचर से बिलोंग करती और वो खत्म हो चुकी उन पे करता है, या फिर इस समझ से कोई नहीं करता। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट को क्लासिफाई करता है एक से ज्यादा कैरेक्टर। जैसे प्लांट के पास एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रेजेंट होते, अगर देखा जाए उनका हैबिटेट हम देख सकते हैं, कौन सी वो हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, उनके सेल का नेचर कैसा होता है, वो न्यूट्रिशन कौन सा यूज करते हैं, किस टाइप का न्यूट्रिशन में परफॉर्म होता है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है क्लासिफाई करता है प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन 1 कैरेक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 to 2 कैरेक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमिनेंट पार्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा एंड फंगी इज मोस्टली। फंगी और प्रोटिस्टा में डोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है उनके लाइफ साइकिल का? क्या वो हैप्लॉन्टिक होता है, या फिर डिप्लॉन्टिक होता है, या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, या फिर डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है? प्रोटिस्टा और फंगी में सबसे ज्यादा डोमिनेंट पार्ट जो होता है उनकी लाइफ साइकिल का वो होता है कौन सा? हैप्लॉन्टिक। क्या होता है? हैप्लॉन्टिक। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें ये बताना है इन सब से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो मोनोसियस होता है। मोनोसियस बात की जाए बायो में तो उसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और अगर जो है डाइसियस की बात की जाए तो उसका मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पे मोनोसियस की बात की गई मीन्स बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो। क्या पपाया होता है, या फिर मार्चेंटिया होता है, या फिर पाइनस, या फिर साइकस? पाइनस एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है मीन्स पाइनस इज अ बाइसेक्सुअल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। ग्लिनोइड कैविटी किसके किसके बीच में जो है प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है क्या वो स्कैपुला विद अ एक्रीमियन के बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर क्लैविकल विद स्कैपुला के बीच में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं, या फिर ह्यूमरस विद स्कैपुला उसे कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी, या फिर क्लैविकल विद अ एक्रीमियन। ह्यूमरस विद स्कैपुला मीन्स जहाँ पे हमारा ह्यूमरस प्रेजेंट होता है और जहाँ पे हमारा स्कैपुला प्रेजेंट होता है उस दोनों के बीच के कनेक्शन को, आर्टिकुलेशन को क्या बोला जाता है? ग्लिनोइड कैविटी बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ अ मूवमेंट? नो मूवमेंट। इन सब में से ऐसा कौन सा जॉइंट है जो कि मूवमेंट नहीं शो करता है मीन्स मूवमेंट होता ही नहीं है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे हैंड में। ये जो हम अपना हाथ मूव कराते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसकी प्रेजेंट की वजह से हम क्या करा पाते हैं? अपने हैंड को मूव करा पाते हैं। तो इसमें तो मूवमेंट ये शो कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट की, ये कहाँ प्रेजेंट हो? जैसे हमारे नोज के टिप, ये भी हम मूव करा सकते हैं। ईयर की पिन्ना पे प्रेजेंट होता है, इसका भी मूवमेंट हम करा सकते हैं। तो मीन्स इन दोनों में ये दोनों मूवमेंट शो कर रहे हैं। उसके बाद है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट भी मूवमेंट शो करता है। रही बात फाइब्रस जॉइंट की, फाइब्रस जॉइंट कोई भी मूवमेंट नहीं शो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टुलाइज सेल आर रेगुलेटेड by the pituitary hormone known as। सर्टुलाइज सेल जो प्रेजेंट होता है में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सर्टुलाइज सेल ऐसा कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और सर्टुलाइज सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या प्रोलैक्टिन करता है, या फिर लुटेनाइजिंग हार्मोन करता है, या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, या फिर ग्रोथ हार्मोन करता है? सर्टुलाइज सेल को रेगुलेट कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे सर्टुलाइज सेल यहाँ पे यस आ रहा है और यहाँ पे FSH में भी S आ रहा है, तो ये क्या हो गया? FSH। इससे कभी कभी कंफ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के नाम हम याद कर लेते तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन किसको कंट्रोल करता है। तो हम इजी तरीके से ऐसे याद कर दे सकते हैं कि सर्टुलाइज सेल के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल करता है। कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। यहाँ पे हार्मोन का नाम नहीं पूछा गया है या फिर उस डिफिशियंसी का नाम दिया गया, बस ये जो डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज हो रही है कौन से हार्मोन मीन्स ऐसा कौन सा ग्लैंड है जहां से हार्मोन सिक्रीट होता है और उसकी कमी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज होता है? क्या पिट्यूटरी की वजह से, या फिर एड्रिनल की वजह से, या फिर पैंक्रियास की वजह से, या फिर थायराइड? जब पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर तरीके से हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करता है, ADH हार्मोन प्रॉपरली नहीं सिक्रीट होता है, उस कंडीशन में जो है डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज which of the following is responsible for the control of reflex action? इन चार में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो किसको कंट्रोल करता हो? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। पहला ऑप्शन है क्या मोटर नर्व करता है, या फिर सेंसरी नर्व करता है, या फिर सेंट्रल नर्व करता है, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है?
रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? हमारा CNS करता है। मींस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी में जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस कैल्शियम कनेक्ट। कॉर्पस कैल्शियम किससे कनेक्शन होता है इसका? पहला ऑप्शन है, क्या ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट रहता है, या फिर दो ऑप्टिक लोब से कनेक्टेड रहता है, या फिर दो ऑल्फैक्टरी लोब से कनेक्टेड रहता है, या फिर ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड रहता है। कॉर्पस कैल्शियम विल कनेक्टेड टू अ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। किससे कनेक्ट होता है? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कॉर्पस कैल्शियम का कनेक्शन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड। इन चार में से हमें ये बताना है कि ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है कोरोइड, दूसरा ऑप्शन है डूरा मैटर, तीसरा ऑप्शन है पाया मैटर, चौथा ऑप्शन है आर्किनोइड। आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज डूरा मैटर। ब्रेन की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? डूरा मैटर कहते हैं। सभी बच्चे हमें कमेंट सेशन में ये बताएंगे कि इनर मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, और जो है यहाँ पे आउटर का दिया और मिडिल मेम्ब्रेन का नाम बताना है। यहाँ पे ब्रेन की आउटर कवरिंग को तो डूरा मैटर कहते हैं, बट ब्रेन की इनर कवरिंग और मिडिल कवरिंग को क्या कहते हैं? इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट सेशन में देंगे। इसका आंसर क्या होगा? दैट इज बी, डूरा मैटर। The next question is which of the following is an example of mutualism? इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि म्यूचुअलिज्म से बिलोंग करता है? म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब होता है? म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जब दो स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं। मींस अगर एक स्पीसीज नहीं रहेगी तो दूसरे स्पीसीज जो है उसके बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट और एनिमल, दोनों स्पीसीज टोटली एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर प्लांट नहीं होगा तो एनिमल नहीं सरवाइव कर सकता, अगर एनिमल नहीं होगा तो प्लांट नहीं सरवाइव कर सकता है। तो इस टाइप के कनेक्शन को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो। मींस अगर एक स्पीसीज नहीं है तो दूसरे स्पीसीज क्या होगा? नहीं सरवाइव कर सकता है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया, हमें इन चार में से बताना है कि कौन सा म्यूचुअलिज्म से बिलोंग करता है। पहला है वर्म इन इंटेस्टाइन। कोई भी वर्म जो है, कोई भी पैरासाइट अगर हमारे इंटेस्टाइन में सरवाइव कर रहा है तो ये किसका एग्जांपल है? पैरासिटिज्म का। इसमें क्या होता है? उस वर्म को तो बेनिफिट होगा कि हमारी बॉडी में सरवाइव कर रहा है, बट हमें क्या होगा? उससे लॉस होगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये तो पैरासिटिज्म का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें बार्नेकल्स ऑन वेल, वेल पे जो बार्नेकल सरवाइव करते हैं, और उसके बाद सी एनिमोन एंड क्लोनफिश, ये दोनों ही किसका एग्जाम्पल होता है? कमेंसलिज्म का होता है। मींस अगर दूसरी स्पीसीज आके एक स्पीसीज के ऊपर सरवाइव करे, ना तो उससे उसको हार्म होगा, ना तो उससे उसको कोई लॉस होगा। रहना है तो रहो, नहीं रहना तो चले जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। मींस अगर जो है ये क्लोनफिश जो है सी एनिमोन के ऊपर आके सरवाइव कर रहा है तो सी एनिमोन को उस क्लोनफिश से ना तो कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना तो उसको वो कोई हार्म पहुंचा रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कमेंसलिज्म का। उसके बाद फिग और वॉस्प बचा है। फिग का जो फ्लावर होता है उस पे मतलब इंसेक्ट, कौन पैरासाइट आगे कौन पॉलिनेशन करते हैं? दैट इज वॉस्प करता है। तो अगर फिग नहीं होगा तो वॉस्प नहीं सरवाइव करता है, वॉस्प नहीं होगा तो फिग नहीं सरवाइव कर सकता है। तो दोनों स्पीसीज क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? म्यूचुअलिज्म का। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल ही पूछा गया, तो सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी है पूरी वर्ल्ड में आती है। इट्स शेयर व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, वो कितना परसेंटेज ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है शेयर करता है? पहला ऑप्शन है, क्या वो 2.4% करता है, या फिर 8.1% करता है, या फिर 10% करता है, या फिर 5% करता है? इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी है पूरी कंट्री में आता है, और ये कितना परसेंट ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी शेयर करता है? दैट इज 8.1%। ये नीट के पेपर में शायद 3-4 बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इस टाइप के क्वेश्चन मीन्स इंट्रैक्शन से रिलेटेड, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछाता है। उसमें डेफिनेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसमें मेन इंपॉर्टेंट है उसका एग्जाम्पल। अगर हमें डेफिनेशन पता होगी तो हम उसका एग्जाम्पल इजिली कनेक्ट करके खुद टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ जर्म प्लांट कंजर्वेशन।
इन चार में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जिसमें हम जर्म प्लास्ट को कंजर्व करके रख सकते हैं? पहला ऑप्शन है हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या किया जाता है? हर्बेरियम एक सीट होती है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें जैसे कोई भी हम डेड प्लांट लेते हैं या उसकी लीफ लेते हैं, फ्लावर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं, फिर उसको उस पर स्टिक करा देते हैं, फिर उसके बारे में हम लिखते हैं। ये तो नहीं होगा, इसमें जर्म प्लांट का कोई कनेक्शन ही नहीं है। उसके बाद बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन में क्या किया जाता है, लिविंग प्लांट को हम कंजर्व करके रखते हैं बोटानिकल गार्डन में। उसके बाद है सीड बैंक और जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क तो पता है जहाँ पे चिड़ियाघर जिसे हम बोलते हैं, वहां पे अलग अलग प्रकार की स्पीसीज को कंजर्व करके। तो बचा क्या हमारा सीड बैंक। इसका मतलब सीड बैंक में किसको कंजर्व करके रखा जाता है? दैट इज जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ। डार्विन गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे, उन्होंने ये नोटिस किया था कि वहां की जितनी भी बर्ड्स थी वो उनकी फिंचेस मीन्स उनकी जो चोंच थी उसका शेप, सबका शेप और साइज क्या था, डिफरेंट था। डिफरेंट क्यों था? क्योंकि अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार के फूड हैबिटेट पे डिपेंडेंट होती हैं। मीन्स उनका वेजिटेटिव फूड जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी जो फिंचेस का शेप और साइज था वो डिफरेंट था। तो इसमें बताना है कि डार्विन फिंचेस जो है गुड एग्जाम्पल किसका है? क्या वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, या फिर वो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जाम्पल है, या फिर वो कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल, या फिर एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल होता है? ये डार्विन फिंचेस जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? एडाप्टिव रेडिएशन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स इज ड्यू टू। एड्स में क्या होता है? पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। क्या एड्स में हेल्पर टी सेल के नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं, या फिर इंटरफेरॉन नहीं प्रेजेंट होता है, या फिर किलर टी सेल के नंबर्स डिक्रीज होते हैं, या फिर ऑटोइम्यूनिटी? यहाँ पे दो ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है, एक तो ए वाला और एक सी वाला। ये दो तो बिल्कुल नहीं, उसको हम सबसे पहले कट कर देंगे। चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक होते हैं। ऐसा लगता है इन सब में से कोई, दोनों में से कोई एक तो होगा ही, हम बहुत कंफ्यूज जाते हैं। बट अब हम एड्स के बारे में पढ़ के आए हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो पैरासाइट है मींस जो HIV है, जब कंटिन्यूअस हमारी बॉडी को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हेल्पर टी सेल के नंबर्स डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे किलर टी सेल लिखा तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हेल्पर टी सेल के नंबर्स डिक्रीज होते हैं, किलर टी सेल के नंबर्स नहीं डिक्रीज होते हैं। तो एड्स में क्या होता है? एड्स में रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम कॉमनली जो है अबॉर्शन भी बोलते हैं, इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हैव हाउ मेनी वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कितने वीक के बाद अगर हम MTP करा रहे हैं, मीन्स अगर हम अबॉर्शन करवाना चाह रहे हैं किसी पर्सनल रीजन की वजह से, तो वो कितने वीक, प्रेगनेंसी के कितने वीक के गैपिंग पीरियड में अगर हम अबॉर्शन करवा लेंगे तो वो सेफ होगा मदर के लिए भी और उसके फीटस के लिए। फीटस की तो डेथ हो ही जाएगी बट सेफ दोनों के लिए होगा। पहला ऑप्शन है क्या 8 वीक के अंदर, या फिर 12 वीक के अंदर, या फिर 18 वीक के अंदर, या फिर 6 वीक के अंदर। अगर हम 12 वीक मीन्स प्रेगनेंसी के 12 वीक के अंदर अगर हम अबॉर्शन करवा ले रहे हैं, वो सेफ होगा मदर के लिए भी और उसके फीटस के लिए भी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Next question is which contraceptive method provides some protection against HIV? ये तो हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया है कि ऐसा बताना है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मींस 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्डम के अलावा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं करता है। यही कारण है जिसकी वजह से लोग कॉन्डम का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है? दैट इज कॉन्डम। सो द करेक्ट आंसर इज सी। और कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है, उसके अलावा और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन है A color blind man marries a normal lady। एक कलर ब्लाइंड आदमी ने शादी किससे की है? एक नॉर्मल लेडी से की है। एक कलर ब्लाइंड मैन ने शादी किससे की है? नॉर्मल लेडी से की है। Whose father was color blind। उस लड़के के फादर क्या है? कलर ब्लाइंड है। एक नॉर्मल मैन ने शादी किससे, एक कलर ब्लाइंड मैन ने शादी किससे की है? नॉर्मल फीमेल से की है। बट उस फीमेल के फादर कैसे? कलर ब्लाइंड है।
उसके बाद इफ इट प्रोड्यूस अ 2 सन, और उसने क्या किया, 2 सन और 2 डॉटर प्रोड्यूस किए, उसमें से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको कलर ब्लाइंड डिजीज होगी। हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पे कलर ब्लाइंड मैन ने शादी किससे की है, नॉर्मल लेडी से की है, उसके उस लड़के के फादर कैसे कलर ब्लाइंड, तो वो लड़की क्या होगी, उस डिजीज को कैरी करेगी। मीन्स यहाँ पे लेडी क्या हुई, कैरियर हुई, यहाँ पे लेडी क्या हुई, कैरियर हुई। उसके बाद उसने 2 सन और 2 डॉटर प्रोड्यूस की। हमें ये बताना है उस 2 सन और 2 डॉटर में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो है कलर ब्लाइंड डिजीज होगी। क्रॉसिंग करके देखते हैं। सबसे सिंपल, मेल के लिए, मेल क्या है, इसको डिजीज है, तो याद रखना वाई पे कोई भी जीन, कोई भी डिफेक्टिव जीन नहीं आती, किस पे आता है, एक्स पे आता है। तो मेल के पास एक ही एक्स, इसके पास एक एक्स, तो आगे एक पे। अब फीमेल क्या है, नॉर्मल तो थी बट उसके फादर कैसे थे, कलर ब्लाइंड, वो डिजीज को क्या करेगी, कैरी करेगी, कैरियर होगी, तो एक ही जीन डिफेक्टेड होगा। बट अगर यहाँ पे फीमेल कलर ब्लाइंड होती तो दोनों ही जीन क्या होता है, डिफेक्टिव होता है। बट यहाँ पे वो कैरियर है तो एक ही जीन क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। उसके बाद हम क्रॉसिंग करते हैं, जो मेंडल ने पुनेट स्क्वायर बताया था उसी को लेके हम क्रॉसिंग करेंगे। तो एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स वाई एक्स सी एक्स, नेक्स्ट इज एक्स वाई। यहाँ पे देखो क्या रेशियो आ रहा है, यहाँ पे जो है पूछा गया कितने सन कितने डॉटर जो है उनको डिजीज होगी। तो यहाँ पे देखो एक डॉटर, दोनों ही जीन डिफेक्टिव, अभी मैंने बताया था दोनों जीन डिफेक्टिव होगी तो क्या होगा, उसको वो डिजीज होगी। तो जो दोनों ही जीन डिफेक्टिव है तो ये क्या हो गई, फीमेल कलर ब्लाइंड, लड़की क्या होगी, कलर ब्लाइंड। यहाँ पे एक ही जीन डिफेक्टिव है तो ये क्या हो गई, कैरियर डॉटर। यहाँ पे देखो सन क्या है, इसको डिजीज है, इसके पे सी लगा हुआ, तो यहाँ पे सन को भी कलर ब्लाइंड है, और एक सन क्या है, नॉर्मल। तो यहाँ पे कैरियर से कोई मतलब नहीं, उसको डिजीज तो है नहीं ना, वो डिजीज बस लेके जा रही है। मीन्स वो हम बोल सकते हैं कि जैसे वो बोलते नहीं है ले जाने का वो तरीका, मीन्स वो बस लेके जा रही है डिजीज, उसको वो डिजीज है नहीं, उसके आने वाले बच्चों में वो डिजीज बस देगी और कुछ नहीं करेगी, उसको डिजीज तो नहीं है, वो कैरियर है बस, तो नॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सन और एक डॉटर कैसे है, सफर है, मीन्स उनको कलर ब्लाइंड डिजीज है, और एक सन और एक डॉटर क्या है, नॉर्मल। चलो देखते हो ऑप्शन क्या कह दिया गया। पहला ऑप्शन दोनों सन, यहाँ पे दोनों सन नहीं डिफेक्टिव है, क्या दोनों डॉटर, दोनों डॉटर भी नहीं है, क्या एक सन और एक डॉटर है, हाँ यहाँ पे एक सन और एक डॉटर जो है उनको कलर ब्लाइंड डिजीज है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन, बस समझने की बात होती है। अगर हम समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन ट्रिकी भी होता है, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि एक कलर ब्लाइंड मैन ने शादी किससे की थी, एक ऐसी फीमेल से की थी जिसके फादर कलर ब्लाइंड है। अब उसके फादर कलर ब्लाइंड है तो वो क्या करेगी, उस डिजीज को कैरी कर रही होगी, तो वो कैरियर होगी, कैरियर थी, सिंपल कैरियर फीमेल और कलर ब्लाइंड मैन, हमने क्रॉसिंग कर दी, रेशियो आ गया। अब रिजल्ट तो देखने हमें आता ही है, जब दोनों जीन डिफेक्टिव मीन्स कलर ब्लाइंड है, एक है तो कैरियर है। यहाँ पे एक सन एक डॉटर कैसे थे, कलर ब्लाइंड थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ चिल्ड्रन इफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरी अ नॉर्मल मैन। यहाँ पे हमें नेचर बताना है कि बच्चे का नेचर क्या होगा, जितने भी बच्चे जो भी बच्चे प्रोड्यूस होंगे उनका नेचर क्या होगा जब कोई भी फीमेल शादी किससे करेगी, वो कलर ब्लाइंड फीमेल है, कलर ब्लाइंड फीमेल शादी किससे कर रही है, नॉर्मल मैन से कर रही है। तो हमारा सिंपल लिखा गया है, एकदम सिंपल ही आंसर दे दिया गया है कि कलर ब्लाइंड जो है वुमेन ने शादी किससे की, नॉर्मल मैन से। क्रॉसिंग करते कलर ब्लाइंड होगा तो दोनों ही जीन क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, दोनों जीन क्या होंगे, डिफेक्टिव। यहाँ पे मैन क्या है, नॉर्मल, तो कोई जीन इसका डिफेक्टिव नहीं होगा। एक्स सी एक्स एक्स वाई एक्स सी एक्स एक्स सी वाई। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे एक एक्स सी होगा, यहाँ पे एक एक्स, यहाँ पे देखो सन और डॉटर, यहाँ पे जो है डॉटर कैसी है, कैरियर है, डिजीज नहीं उसको, बस वो डिजीज कैरी कर रही है। यहाँ पे देखो एक सन क्या है, डिफेक्टिव है, यहाँ पे दोनों ही सन कैसे होंगे, डिफेक्टिव होंगे, क्योंकि उसकी मदर को डिजीज थी ना, फादर को तो थी नहीं, तो फादर को कोई डिजीज तो थी नहीं, फादर नॉर्मल थे, इसलिए डॉटर क्या हुई, डिजीज को कैरी कर रही है बस। अगर यहाँ पे मदर को भी डिजीज होती मीन्स मदर भी कलर ब्लाइंड, फादर भी कलर ब्लाइंड, तो बच्चे भी कलर ब्लाइंड होते। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे
वुमेन क्या थी, कलर ब्लाइंड थे, फादर नॉर्मल, तो यहाँ पे डॉटर क्या होगी, बस उस डिजीज को कैरी करेगी अपनी आने वाली जनरेशन में। तो यहाँ पे देखो दोनों सन क्या हो गए, डिजीज है, और यहाँ पे डॉटर क्या है, कैरियर है। देखते हैं हम ऑप्शन, पहले में दिया कलर ब्लाइंड डॉटर, नहीं, यहाँ पे कलर ब्लाइंड डॉटर नहीं है, और नॉर्मल सन नहीं, यहाँ पे डॉटर, यहाँ पे सन क्या, उसको डिजीज है। बट यहाँ दूसरे ऑप्शन में दिया कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ नॉर्मल सन, ये भी नॉर्मल सन, ये तीन ऑप्शन नहीं होगा। बच्चा क्या, यहाँ पे कलर ब्लाइंड सन है, मीन्स सन को कलर ब्लाइंड डिजीज है, और डॉटर क्या है, बस उस डिजीज को कैरी कर रही। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट, दैट इज कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर। पहले केस में कुछ और था, दूसरे केस में क्या था, कलर ब्लाइंड वुमेन ने शादी किससे की, नॉर्मल मैन से। जब ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी, और सन को क्या होगा, वो डिजीज होगी। हम एक एक केस के अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन इज मैरिड टू अ नॉर्मल वुमेन, यहाँ पे तो बिल्कुल अलग दे दिया गया है कि कलर ब्लाइंड मैन ने शादी किससे की है, नॉर्मल वुमेन से की है। किसी कलर ब्लाइंड मैन ने शादी किससे की है, नॉर्मल वुमेन से की है। देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजीज देयर ऑफस्प्रिंग विल बी, यहाँ पे हमें ये बताना है कि उनकी ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे। कलर ब्लाइंड मैन ने शादी किससे की, नॉर्मल वुमेन से। क्रॉसिंग करके देखते हैं, XC Y, नेक्स्ट इज XX, XC X। यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कि जितने भी सन और डॉटर सब क्या है, नॉर्मल है। जब कलर ब्लाइंड मैन जो है उसको डिजीज होगी और वुमेन क्या होगी, नॉर्मल होगी, तो सारे बच्चे कैसे होंगे, नॉर्मल। मीन्स डॉटर तो कैरियर होगी, कैरियर से हमें कोई मतलब ही नहीं, कैरियर बस वो कैरी कर रही है ना, उसको डिजीज तो है नहीं, क्योंकि फादर को डिजीज है तो डॉटर तो कैरियर होगी, वो तो 100% चांसेस उसके कैरियर होने के, तो यहाँ पे कैरियर से कोई कनेक्शन ही नहीं। ऑप्शन क्या कह दिया गया है, सारे क्या, सारे सन कलर ब्लाइंड होंगे, नहीं। क्या सारी डॉटर कलर ब्लाइंड होंगी, नहीं। यहाँ पे जितने भी सन और जितनी भी डॉटर होंगी वो कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ऑल सन एंड डॉटर विल बी नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोफिलिक फीमेल, ये तो कलर ब्लाइंड से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब हम हीमोफीलिया से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हीमोफिलिक फीमेल मैरिज अ नॉर्मल मेल, हीमोफिलिक फीमेल ने शादी किससे की है, नॉर्मल मेल से की है। थ्योरेटिकल रेशियो ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग रिगार्डिंग हीमोफीलिया, तो उनकी ऑफस्प्रिंग का रिजल्ट क्या आएगा, हीमोफिलिक। हीमोफिलिक के लिए हम क्या लेंगे, हीमोफिलिक फीमेल है तो यहाँ पे होगा XH, हीमोफीलिया है तो XH लेंगे। यहाँ पे फीमेल को हीमोफीलिया है, उसने शादी किसी नॉर्मल से की है, तो यहाँ पे XH। मेल क्या है, नॉर्मल, उसका जीन इफेक्टेड नहीं होंगे। अगर फादर को डिजीज है तब भी डॉटर कैरियर, मदर को डिजीज है तब भी डॉटर कैरियर। अगर दोनों पेरेंट को डिजीज है तो क्या होंगे, सारे बच्चे डिजीज होंगे। सिंपल, हमें यही समझना है कि अगर मतलब जैसे मदर को डिजीज है फादर को नहीं है, लड़की क्या होगी, डिजीज को कैरी करेगी। और अगर मदर को डिजीज नहीं है, फादर को डिजीज है, तब भी डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी। बट अगर इन केस दोनों ही पेरेंट डिफेक्टिव है, मींस दोनों को डिजीज है, तो क्या होंगे, सारे बच्चे डिजीज होंगे। यहाँ पे तो वही तो हुआ, यहाँ पे हमने सब केसेस अलग अलग स्टडी किया। क्या करना, सबसे पहले सारे केसेस लिखना, अच्छे से क्वेश्चन देखना, समझना, और अलग अलग केस को अलग अलग पेज में लिख लेना, फिर सारे केस को देखना कि किस केस में क्या हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत समझने की देरी होती है, अगर हम समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे देखो ये तो कैरियर है ना, कोई मतलब ही नहीं, मतलब नॉर्मल है। यहाँ पे सन क्या है, सन को हीमोफिलिक है, मीन्स सन को हीमोफीलिया डिजीज हुई है क्योंकि उसकी मदर डिजीज थी। पहला ऑप्शन दिया ऑल ऑफस्प्रिंग आर हीमोफिलिक, क्या जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनको हीमोफीलिया होगा, या जितनी गर्ल्स होंगी उसको हीमोफीलिया होगा, या जितने सन होंगे उनको हीमोफीलिया होगा, या हाफ डॉटर या हाफ सन को हीमोफीलिया डिजीज होगी। यहाँ पे जितने भी सन है उनको हीमोफिलिक डिजीज है, बट डॉटर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ऑल सन आर
hemophilic. Which part of the sperm play an important role in penetrating the egg membrane? स्पर्म का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि एग सेल की मीन्स पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है, उसके पेनिट्रेशन का मतलब उसके अटैचमेंट में हेल्प करता है। मीन्स जब स्पर्म आता है और ओवम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो स्पर्म का कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसमें हेल्प करता है? पहला ऑप्शन है क्या एलोसोम करता है, या फिर उसका टेल रीजन करता है, या फिर ऑटोसोम करता है, या फिर एक्रोसोम करता है। इसमें ये जो दो पार्ट दिए थे एलोसोम और ऑटोसोम, ये दोनों स्पर्म का पार्ट नहीं होता। उसके बाद रही बात टेल और एक्रोसोम की, तो टेल एक ऐसा पार्ट होता है कि जैसे ही स्पर्म ओवम से या हम बोले एग से अटैच हो जाता है उसके बाद ये जो टेल रीजन होता है वो बॉडी के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बचा क्या, उसका हेड पोर्शन बचता है, और हेड पोर्शन के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम के पास क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है। करता क्या है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है और एग के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। तो स्पर्म का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि एग के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, दैट इज एक्रोसोम। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन oocyte सेकेंडरी मैच्योरेशन अकर इन। oocyte में सेकेंडरी मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है क्या ओवरी में होता है, या फिर एब्डोमिनल कैविटी में होता है, या फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है, या फिर उसके यूट्रस में होता है। oocyte में सेकेंडरी मैच्योरेशन किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। oocyte होता क्या है, oocyte का मतलब होता है जब फीमेल गैमेट्स जो है वो पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, मेच्योर फीमेल गैमेट्स को बोला जाता है oocyte। तो oocyte में सेकेंडरी मैच्योरेशन विल अकर इनटू अ फैलोपियन ट्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्मिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जब स्पर्म रिलीज होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। तो ये स्पर्म रिलीज कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होता है, या फिर वास डेफरेंस से होता है, या फिर एपिडिडाइमस से होता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है। स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म रिलीज होता है। रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन जब होता है मीन्स स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In a DNA strand, the nucleotides are linked together by। DNA का जो स्टैंड होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कौन से बॉन्ड से उसका लिंकेज होता है? पहला ऑप्शन है क्या वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। डीएनए स्टैंड जो होता है उसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है एक दूसरे से वो लिंक्ड रहता है बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following step in transcription is catalyzed by RNA polymerase। इन चार में से ऐसा कौन सा ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप होता है जिसको कैटलिस्ट कौन सा एंजाइम करता है? आरएनए पॉलीमरेज करता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और यही एमआरएनए जब प्रोटीन में चेंज होता है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की बात की गई। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन सा? इनिशिएशन होता है जिसमें डीएनए क्या होता है, इनिशिएट होता है, मीन्स अब वो एक्टिव होगा, प्रोसेस करेगा। इलोंगेशन का मतलब अब इनिशिएशन तो हो गया, एक्टिवनेस तो आ गई उसके अंदर, अब वो क्या होगा, इलोंगेट होगा। उसके बाद टर्मिनेशन का मतलब क्या होगा, अब इलोंगेट होने के बाद प्रोसेस स्टॉप तो होगा ही, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता नहीं है। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, आगे जाके वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो ये 3 स्टेप होते हैं किसके? ट्रांसक्रिप्शन के, जब डीएनए एमआरएनए में चेंज होता है। उसके बाद इसमें पूछा गया क्या इन तीनों स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज प्रोसेस एक्ट करता है? हाँ, इन तीनों स्टेप में ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। इनिशिएशन में भी करता है, इलोंगेशन में भी करता है और टर्मिनेशन में भी करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल एट। जीन एक्सप्रेशन मीन्स जीन कब एक्सप्रेस होती है?
जेनेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन के समय क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन होता है, तभी तो डीएनए का एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है। अगर उसका दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी में इतने ज्यादा वेरिएशन कहाँ से आए हैं। और साथ साथ में जो कि आरएनए एक स्ट्रैंड का होता है, अगर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मीन्स अगर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड कॉपी होगा तो आरएनए कैसा बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस, हमारा स्टेप मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन कौन से फेस में होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए एमआरएनए में चेंज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन, डीएनए किसमें जेनेटिक मटेरियल की तरह, सॉरी आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन, आरएनए किसमें जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। पहला ऑप्शन है क्या प्रोकैरियोट्स में करता है, या फिर यूकैरियोट्स में करता है, या फिर टोबैको मोज़ैक वायरस में करता है, या फिर इकोलाई में करता है। आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है किसके अंदर, टीएमवी के अंदर, मींस टोबैको मोज़ैक वायरस के अंदर करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is seminal plasma in human is rich in, जो seminal plasma प्रेजेंट होता है वुमेन मेल के पास, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। पहला ऑप्शन है क्या फ्रक्टोज एंजाइम और पुअर कैल्शियम से मिलकर बना हुआ होता है, या फिर फ्रक्टोज कैल्शियम और कुछ एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है, या फिर फ्रक्टोज कैल्शियम और किसी भी एंजाइम से नहीं बना हुआ होता है, या फिर ग्लूकोज एंजाइम और किसी भी कैल्शियम से नहीं बना हुआ होता है। सेमाइनल प्लाज्मा जो कि ह्यूमन मेल में प्रेजेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है, फ्रक्टोज से, कैल्शियम से और साथ साथ में कुछ एंजाइम से मिलकर बना होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, ह्यूमन एडल्ट फीमेल में ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है, क्या ये स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिक्रीट वासोप्रेसिन, क्या ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है वासोप्रेसिन सिक्रीट करने के लिए, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, या फिर ये बेबी की डिलीवरी के समय जो है क्या करता है यूट्रस के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, या फिर ये जो है मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है कब सिक्रीट होता है, इसका काम क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रीट होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन के समय। पार्चुरेशन के समय क्या होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, तो काम क्या करेगा, ये यूट्रस में स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है ताकि बेबी की इजिली क्या हो सके, डिलीवरी हो सके, बेबी इजिली जो है मदर के वूम से बाहर आ सके। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गैमेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग, गैमेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन कब होता है। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, किसका फॉर्मेशन, गैमेट्स का। और गैमेटोजेनेसिस के में रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग, रिडक्शन डिवीजन कब होता है। पहला ऑप्शन है क्या मल्टीप्लिकेशन फेज में होता है, या फिर ग्रोथ फेज में होता है, या फिर फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के समय होता है, या फिर सेकेंड मैच्योरेशन के समय। गैमेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन कब होता है, जब पहला मैच्योरेशन डिवीजन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड फिल्ड एल्बुलाई आर द फीचर ऑफ, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें जो है एल्बुलाई जो है वो किससे फिल्ड हो जाती है, फ्लूइड से फिल्ड हो जाती है। पढ़ के आए हो क्लास 12 की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लिखा गया निमोनिया एक ऐसी डिजीज होती है जो किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो पैथोजन होता है जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उसका पैथोजन सबसे पहले लंग की एल्बुलाई को डैमेज करता है और क्या करता है वहां पे पूरी अपनी प्रोजेनी बना लेता है, जिसकी वजह से वहां पे फ्लूइड फिल्ड हो जाते और हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती। तो फ्लूइड फिल्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है, निमोनिया। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है।
पहला ऑप्शन है क्या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, या फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया से होता है, या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है, या फिर सबसे होता है। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। जिसको भी मैलिग्नेंट मलेरिया हो जाता है, अगर वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंगी कॉजिंग रिंगवॉर्म डिजीज आर। इन चार में से ऐसा, तीन में से ऐसा कौन सा फंगी है जिससे रिंगवॉर्म डिजीज होती है? पहला ऑप्शन है माइक्रोस्पोरम, जो है ये भी रिंगवॉर्म डिजीज कॉज करता है। ट्राइकोफाइटोन ये भी रिंगवॉर्म डिजीज कॉज करता है। इपिडर्मोफाइटोन ये भी रिंगवॉर्म डिजीज कॉज करता है। मींस इन सब से जो है रिंगवॉर्म डिजीज होती है। तो सो रिंगवॉर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और इपिडर्मोफाइटोन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, या फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस पैटर्न से क्वेश्चन क्या पता पूछा जाए, क्योंकि जितना हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हमारा चैप्टर क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।